तो यार वाटर पोल्यूशन आपने बहुत फैला लिया, अब थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। कल हमने एयर पोल्यूशन भी फैलाया था, कंट्रोल भी किया। अब ऐसे ही आज अभी आपने वाटर पोल्यूशन काफी फैला लिया, अब थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, एयर पोल्यूशन में कंट्रोल पढ़ाए, आज वाटर पोल्यूशन में पढ़ाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये बस कंट्रोल है, पोल्यूशन को खत्म नहीं किया जा रहा है। ये जस्ट एक कंट्रोल है। एक मिनट रुक जाना। हाँ, तो ये जस्ट एक कंट्रोल है, पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जा रहा है, ना कि पॉल्यूशन को खत्म किया जा रहा है इससे, ठीक है। तो क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कैसे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, समझिएगा ध्यान से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था एक, मैं आपको आगे भी बताऊंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो ये प्लांट पहली बार डेवलप किया गया था कानपुर कलकत्ता में डेवलप किया गया था। अब तो कई जगह बड़ी बड़ी नदियों के पास ये प्लांट डेवलप कर दिया गया है। तो ये प्लांट इसलिए डेवलप, ये पहली बात तो प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा नहीं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, उसको प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो कचरों को ट्रीट करने के लिए प्लांट तैयार किया गया था। तो अब तो कई जगह तैयार कर लिए गए हैं, और ये इसका मकसद ये होता है, जो शहरों से निकलने वाला बड़े बड़े नाले नाले का पानी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद एग्जांपल दिया हो, अभी भी दे रहा हूं। अगर आप शाम के समय 4-5-6 बजे के आसपास अगर आप पटना के एनआईटी घाट के पास जाएं, तो वहां तो शरीर में बहुत सारा घाट है, एनआईटी घाट, गांधी घाट, धोबी घाट, पटना कॉलेज घाट, पीएमसीएच घाट, ऐसे बहुत सारा घाट लगातार। आप कृष्णा घाट के पास जाना, कृष्णा घाट के पास, और वहां पे आपको भाई साहब, मैंने जो देखा है, एकदम थोक में कचरा निकलता हुआ दिखता है शाम के समय, और वो सारा उस गंगा के पानी में मिलाया जाता है। और फिर उसी गंगा के पानी को आप सैटरडे और संडे को शाम में आरती करके पूज भी रहे हो और नहा भी रहे हो उसमें। इवन उस गंगा जल को लेके दूसरों को पिला भी रहे हो और पी भी रहे हो, और उसी में हर शाम कचरा भी छोड़ रहे हो। तो हम चाहते हैं कि इस पानी को डायरेक्ट जो हम नदी में छोड़ रहे हैं, उससे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजार दें, और उसके बाद इस पानी को नदियों में छोड़ें। वो पानी बहुत बढ़िया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। तो आइए देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, कैसे, ठीक है। इसमें बड़ा डिवाइसेस होता है, ठीक है, बड़ा एकदम लंबा सा डिवाइसेस होता है, बड़ा बड़ा सा टैंक होता है, उसमें 3 स्टेप में काम होता है। स्टेप को समझिएगा। पहला जो प्रोसेस होता है पूरी तरीके से फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है अभी समझा देंगे। पूरी तरीके से फिजिकल प्रोसेस होता है। दूसरा स्टेप जो होता है वो स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन एक तरीके से बोलो। तीसरा जो होता है वो तीसरा होता है फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड भी और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कोई चीजें होगी। अब पहली बात तो दिमाग में सेट कर लीजिए, पहला फिजिकल, दूसरा बायोलॉजिकल, और तीसरा फिजियोकेमिकल। अब मैं आपको डायग्राम डायग्राम बनाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के तहत पूरा मैटर को एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसमें क्या हुआ, ठीक है। ये था आपका टैंक। 1 सेकेंड रुक जाओ, इसको साइज थोड़ा छोटा कर। सभी को दिख रहा है ना? हाँ, यस सर। ये था आपका टैंक। तो ये यहां तक जो भी टैंक का हिस्सा है, ये सब प्राइमरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, जो कि फिजिकल है, फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहां से लेके यहां तक, अगले पेज पे थोड़ा डायग्राम गया है, वहां तक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। उसके बाद इधर एक अलग चैम्बर बना होगा, वो टर्सरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल प्रोसेस है। तो क्या कर रहे हैं कि नाले का पानी आ रहा है, आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है, इसमें सीवेज है। अब आप इंडियन नाले को तो जानते ही हो, सीवेज में क्या नहीं है मुझे बता दो, सब कुछ है। घर का रद्दी पेपर है, क्लॉथ है, जूता चप्पल है, शीशा फूटा हुआ कांच है, सब कुछ उसमें डाल दिया। टायर है, क्या है नहीं है, सब कुछ डाल दिया। घर में मूसा मारा वो भी डाल दिया, बिल्ली मारा वो भी डाल दिया, सब नाले में डाल दिया। और सब पहुंचा, पूरे शहर का पानी नाले से होते हुए एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचा, और वहां पे आपने स्टेब्लिश कर दिया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उस नाले के पानी को आपने इस सीवेज ट्रीटमेंट के प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर कराया। प्राइमरी टैंक बोलो, प्राइमरी टैंक। अब प्राइमरी टैंक का नाम आपकी एनसीईआरटी कहती है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। सेटलिंग को कहती है, समझना ध्यान से। सेटल का मतलब समझते हैं, स्थिर हो जाना। कहते हैं कि सेटलमेंट करा देंगे, उसका मतलब स्थिरता करा देंगे। सेटल मतलब स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना।
तो अभी तो इसमें क्या हो रहा था, सब कुछ बह रहा था, कचरा वचरा सब पानी में बह रहा था। जब यहां से उसने एंटर कराया तो एंटर कराने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक फिल्टर लगाया, फिल्ट्रेशन स्लिट लगाया। और वो फिल्ट्रेशन स्लिट वो जाली वाला नहीं था कि एकदम फाइन फाइन जाली, नहीं, बस ऐसा स्लिट था जिससे लार्ज पार्टिकल इधर ही रह जाए, टायर रह जाए इधर, वुड रह जाए इधर, है बड़ा बड़ा कपड़ा पार्टिकल, डेड बॉडी अगर कोई आ रहा है बह के, वो सब इधर रह जाए। मतलब लार्ज पार्टिकल को फिल्ट्रेट कर लेने के लिए इधर फिल्ट्रेशन स्लिट लगा दिया। ये हुआ प्राइमरी फिल्ट्रेशन का एक स्टेप, फिल्ट्रेशन। उसके बाद तो इससे तो क्या हुआ कि इसमें जो बड़े बड़े चीजें थे वो छन के उधर रह गई। अब क्या है, उस पानी में जो चीज है क्या क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्या क्या हो सकता है, कोलाइड, सस्पेंडेड और डिजॉल्व। तो जो सस्पेंडेड है वो अभी सस्पेंडेड फॉर्म में तो है नहीं, वो तो पानी में बहता हुआ आ रहा है। ठहराओगे पानी को तभी ना वो नीचे सेटल्ड होगा, तो अभी तो वो पानी में बहता हुआ आ रहा है। तो अभी आपने क्या किया, अब उसको इसमें इस टैंक में लाया, इस टैंक का नाम है, इसी टैंक का नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसमें आपने पानी को थोड़ा ठहरने का मौका दिया। क्यों, जो नीचे वाला पानी यहां से गिर रहा है तो ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसमें पानी भरता जा रहा है, अब पानी ठहर रहा है। तो इस दौरान पानी में जो भी ऐसा कचरा है, अगर कोई भी ऐसा कचरा है, एक मिनट रुक जाइए, क्या हो जाता है, ये दबा जाता है इससे, चलो कोई नहीं। अगर पानी में कोई भी ऐसा कचरा है जो नीचे सस्पेंड हो सकता है, तो वो इस नीचे सस्पेंड हो जाएगा। और उसको आप क्या बोलोगे, सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड वेस्टेज। उसमें कीचड़ हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, पत्थर हो सकता है, अगर कोई पत्थर इस स्लिट से पार करके आ गया है तो, सॉइल हो सकता है, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और ऊपर कौन बचेगा, पानी, पानी और डिसॉल्व्ड कंटेंट, या फिर कोई अगर हल्का हल्का पार्टिकल ऊपर आ गया है तो वो सब, ठीक है। तो ऊपर जो लाल लाल है वो बेसिकली क्या है, स्लज ऑफ अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे पेपर है, वुड है, क्लॉथ है, जो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े तो इधर ही रह गए, छोटे छोटे पेपर है, वुड है, क्लॉथ है, ये सब तो डिसॉल्व्ड नहीं है, ये सब सस्पेंडेड भी नहीं है, तो ये सब तो फ्लोट करेगा ऊपर में, तो ये सब ऊपर में, ठीक है। मतलब एक तरीके से कोलाइड है, कोलाइड ऊपर रह गया और सस्पेंडेड नीचे आ गया। ये जस्ट एक उसी तरीके जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में नहीं करते हम लोग, हैवी पार्टिकल को नीचे बैठा देते हैं और लाइट पार्टिकल ऊपर तैरने लगता है, जस्ट उसी प्रकार से है कि कोलाइड ऊपर तैरने लग गया और सस्पेंडेड नीचे बैठ गया। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर इसको मुझे बनाना था, थोड़ा नीचे बन गया डायग्राम, इसके ऊपर से बाईपास होता है आगे। यहां तक प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहला क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन काय के लिए किए, फॉर रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन सीवेज वाटर, और सेडिमेंटेशन काय के लिए किए, सेडिमेंटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डेंसिटी और मास के यहाँ पे सेडिमेंट मतलब कि चीजों को अलग कर देते हैं, हैवी नीचे और लाइट ऊपर, सेडिमेंटेशन इसी को कहते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सीवेज वाटर, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो तो ऊपर आ गए, और जो अभी भी हैवी चीज है वो नीचे बैठ गए। अब ये सारा चीज, अभी भी इसमें बहुत सारा कचरा है, अब वो पानी आगे बहेगा, और इसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लैंट, इफ्लैंट मतलब एग्जिट होने वाला। वो प्राइमरी टैंक से, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक था उससे जो निकल रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लैंट। तो ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक क्यों गला है, आपको ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि इसी में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स था वो नीचे सेटल डाउन हुआ है, इसलिए टैंक को बोला प्राइमरी सेटलिंग टैंक। मुझे बताओ, अब जो प्राइमरी इफ्लैंट निकल के आ रहा है सेकेंडरी टैंक में, अब सेकेंडरी टैंक में दो हिस्सा होता है, कई बार तीन हिस्सा भी लगा लेते हैं, दो हिस्सा होता है। एक होता है एरिएशन टैंक, एरोबिक टैंक भी कहते हैं उसको, और एक होता है एनएरोबिक टैंक। अभी जो आपके सामने है वो है एरोबिक टैंक या एरिएशन टैंक बोलो इसको। अब इसका नाम एरिएशन टैंक क्यों रखा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि एरिएशन टैंक में कौन सा पानी एंटर किया है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट आ रहा है, यानी कि उसमें कोई बड़ा पार्टिकल नहीं है, उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं है, उसमें केवल कोलॉइड पार्टिकल है और डिसॉल्व्ड पार्टिकल है, जो डिसॉल्व्ड वेस्ट है वो आया किसमें, एरिएशन टैंक में, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी टैंक का पहला हिस्सा है, आया इसमें। इसमें क्या है, स्लज है, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह। मुझे बताओ कि इसका बीओडी अभी ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें भी डिसॉल्व्ड कंटेंट है वेस्टेज का और कोलाइड है, ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है।
वो अलग बात है कि इधर के कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो आया वो वीडियो भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब आपने क्या किया है कि इस टैंक में पहले से कुछ बैक्टीरिया डाल रखा है जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ध्यान देना, एरोबिक बैक्टीरिया। और ना केवल बैक्टीरिया बल्कि आपने फ्लॉक्स डाला है। व्हाट इज फ्लॉक्स, तो समझिएगा, कुछ ऐसे डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो फंजाई के फिलामेंट, फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन, उसको कहते हैं फ्लॉक्स। और वो फ्लॉक्स एरोबिक फ्लॉक्स है जो एरोबिक एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर सकता है। तो आपने क्या किया है, सिंपल फंगस तो डाला ही है, बाकी फ्लॉक्स भी डाला है ताकि अच्छे से डिकम्पोजिशन हो सके यहाँ पे, अगर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है तो। एक मिनट रुक जाओ, लैपटॉप बैठने वाला है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो आपने क्या डाला उसमें, फ्लक्स भी डाला है और फंजाई भी डाला ताकि प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो सके। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर आपने इसमें फ्लॉक्स में एरोबिक बैक्टीरिया लिया है तो मुझे एक बात बताओ, इसमें लगातार O2 का सप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? जैसे होना चाहिए। लेकिन O2 नॉर्मली अगर इसमें एंटर होता रहा तब तो बैक्टीरिया अपना बढ़िया से डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएगा। मेरा शर्त यह है, मैंने फ्लॉक्स को बोल रखा है तुम्हें कोई कमी नहीं आने देंगे, बस मेरा काम पूरा कर दो। तो फ्लॉक्स ने बोला क्या काम है, काम बताओ। तो मैंने कहा कि जितनी भी इसमें आप डिकम्पोजिशन कर सकते हो उतनी कर दो, आपकी जो एफिशिएंसी है पूरी एफिशिएंसी के साथ कर दो। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, मुझे O2 की एबिलिटी भरपूर करा दो, मैं आपका पूरा काम करने का प्रयास करूंगा। तो मैंने क्या किया, नीचे से पंखा लगा दिया। वो घर वाला पंखा नहीं है, वो रोटेटर होता है ना, रोटेटर, जो पानी को अंदर से रोटेट करेगा इस तरीके से। तो अगर पानी रोटेट होगा तो वाटर पार्टिकल्स, हर वाटर पार्टिकल्स एक समय सरफेस के टच में आएंगे। तो जो वाटर पार्टिकल सरफेस के टच में आता है वही O2 को गेन कर पाता है। तो अगर ये पंखा नहीं चलाते तो केवल सरफेस सरफेस पर O2 होता, तो केवल ऊपर ऊपर डिकम्पोजिशन चलता, नीचे नहीं चल पाता। आपने नीचे मोटर लगा के, पंखा लगा के क्या किया, पूरी वाटर को एक तरीके से रोटेट कर दिया, मतलब कि प्रॉपर मिक्सिंग कर दिया एयर का वाटर के साथ, इसलिए इस टैंक को बोला एरिएशन टैंक। अब तो फ्लक्स के मजे आ गए, O2 की भरपूर मात्रा। और फ्लक्स को क्या दिक्कत है आपका काम पूरा करने में, फ्लक्स को तो खाना मिल रहा है, बैक्टीरिया फंजाई का तो खाना ही है ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको तो मजा आ रहा है। अब उसने कर दिया पूरी तरीके से उसको डिकम्पोज, जितना कर सकता था किया, जितना कर सकता था किया, ऑलमोस्ट कर दिया। अब मुझे बता बीओडी बढ़ा के घटा? हाँ घट जाएगा। बीओडी घट गया। अब इस स्लज को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्यों कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज? क्योंकि अब ये स्लज एक्टिवेट हो चुका है, काय के लिए एक्टिवेट हो चुका है, अब ये स्लज एनारोबिक टैंक में जाने के लिए एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन एक बात बताना, अगर अब ये एनारोबिक टैंक में जाने लगेगा तो मुझे एक बात बताना, उससे पहले एक्टिवेटेड करने का और मतलब मैं समझा रहा हूं, एक्टिवेटेड क्यों बोला, एक्टिवेटेड का मतलब समझो, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज रहते हैं। जब ये यहां से ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन किया फ्लॉक्स ने, बैक्टीरिया और फंजाई ने, तो मुझे बताना बैक्टीरिया फंजाई के खुद का ही फूड कंटेंट घटने लगा कि नहीं घटने लगा? बोलो। और केवल O2 दे देने से क्या हो जाएगा? आपको मैं क्या बोलूं कि केवल सांस लेते रहो बढ़िया, खाना मत खाओ, तो उस O2 का यूटिलाइजेशन ही तो वही था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करना। इसको O2 बढ़िया दे रहे हो लेकिन उसका खाना तो घट गया ना, ऑर्गेनिक वेस्ट तो घट गया, और आपका मकसद ही था ऑर्गेनिक वेस्ट को घटाना, वो डिकम्पोज कर करके घट गया। तो मुझे बताओ, क्या आपको इतना पता है बैक्टीरिया फंजाई अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं? नहीं पता है तो बैक्टीरिया में पढ़ा दो। अब ये सारे बैक्टीरिया फंजाई फ्लॉक्स वगैरह स्पोर बना लिए, मतलब बैक्टीरिया फंजाई फ्लॉक्स हैं मगर स्पोर के फॉर्म में है, मतलब बैक्टीरिया फंजाई हैं, एक्टिवेटेड हैं, लेकिन मरे नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए बोला एक्टिवेटेड स्लज। ऐसा ना सोचे कोई बच्चा कि बैक्टीरिया फंजाई मर गया, मरा नहीं है, स्पोर के फॉर्म में वो बैक्टीरिया फंजाई अभी भी एक्टिवेटेड है। हाँ ये बोलो कि वो अपनी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को बिल्कुल मिनिमाइज कर चुके हैं क्योंकि उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, इसलिए बोला एक्टिवेटेड स्लज। तो मुझे बताओ यहां तक की बातें क्लियर है? अभी मैं अगला जो एनारोबिक टैंक है उसमें डालूंगा इस एक्टिवेटेड स्लज को। पहले मैं पूरी बातों को रिपीट करता हूं। नाले से पानी आया, प्राइमरी टैंक के पहले आपने फिल्ट्रेशन में, हमने फिल्ट्रेशन स्लिट लगाया, बड़ा जाली लगाया,
उससे लार्ज पार्टिकल पहले सेपरेट हो गए, प्रोसेस फिल्ट्रेशन। प्राइमरी सैटेलाइट टैंक में आया, कुछ नहीं किया, बस पानी को ठहरने दिया, सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए, कीचड़ है, पत्थर है वगैरह जो भी है नीचे हो गए, तो ऊपर जो बचा अब वो निकल रहा है बाहर, इसको बोला आपने प्राइमरी फ्लैंट। वो निकल के आया सेकेंडरी टैंक का पहला हिस्सा जो एरिएशन टैंक है, उसमें आपने पहले से फ्लक्स मिला रखा है, मोटर लगा रखा है, नीचे पंखी लगा रखा है, एयर का प्रॉपर मिक्सिंग चल रहा है बढ़िया। अब उसमें प्राइमरी फ्लैंट मिक्स हुआ, ऑर्गेनिक वेस्ट मिक्स हुआ जिसका बीओडी ज्यादा है। अब क्या होगा, यहाँ के फ्लक्स O2 को यूटिलाइज करके उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने लगा और बीओडी घट गया। और ये अब ये पूरा जो प्राइमरी टैंक सेकेंडरी टैंक के एरिएशन टैंक में अब माहौल है, ये उस बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा घट गई, तो उस फ्लॉक्स ने या उस फंगस ने अपने आप का स्पोर बना लिया, मतलब अपने आप को एक तरीके से अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना लिया। और अब इससे जो निकला उसको बोल रहे हैं हम एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इस एक्टिवेटेड स्लज को यहां से निकाल के एक डब्बे में रख लेना। क्यों रखा बता रहा हूं, आगे बताऊंगा, ध्यान रखना, डब्बा साइड में रखना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं क्या कि अब इस एक्टिवेटेड स्लज को मैं गिरा रहा हूं अगले टैंक में। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो अगले पेज पे डायग्राम। तो ये देखो एक्टिवेटेड स्लज आ गया, देखो बह के आ गया एक्टिवेटेड स्लज, जिसका बीओडी कम है कि ज्यादा है, बीओडी कम हो चुका है। वो इसमें आया जो कि एनारोबिक स्लज डाइस्टर है, या इसको एनारोबिक टैंक भी कहते हैं, एनारोबिक स्लज डाइस्टर या एनारोबिक टैंक कहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना कि एक मिनट, लाइट आ रही है। हाँ, तो अब आपने क्या किया कि उसको डाला आपने एनारोबिक स्लज डाइस्टर में, किसको, एक्टिवेटेड स्लज को। और जब आपने उसको एनारोबिक स्लज डाइस्टर में डाला तो अब उसमें मुझे एक बात बताना, क्या उसी में उस बैक्टीरिया और फंजाई और फ्लक्स का स्पोर भी है, यस और नो? उसी में स्पोर है ना उसका, तो ये लाल लाल क्या है, ये उसका स्पोर है, ये एरोबिक बैक्टीरिया का स्पोर है। आपने इसको एनारोबिक स्लज डाइस्टर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो आपने इसमें पहले से बैक्टीरिया डाल के रखा है एनारोबिक बैक्टीरिया, जो O2 की अब्सेंस में सर्वाइव करता है। और बैक्टीरिया का तो काम है डिकम्पोजिशन। अब समझना ध्यान से, यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पहले हिस्से एरिएशन टैंक में आपने एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके भयानक तरीके से डिकम्पोजिशन करा लिया ऑर्गेनिक वेस्ट का। फिर भी अगर थोड़ा बहुत बच गया तो उसको निकाल के आपने डाला दूसरी टैंक में, जो एनारोबिक स्लज डाइस्टर है। एनारोबिक बैक्टीरिया ने उसमें मौजूद और जो कचरा है उसको तो डिकम्पोज किया ही सही, जो बचा खुचा है, इसके अलावा उस बैक्टीरिया ने एरोबिक बैक्टीरिया का स्पोर भी खा लिया, उसको भी डिकम्पोज कर दिया। और इस दौरान एनारोबिक बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिशन कर रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट का और इवन एरोबिक बैक्टीरिया के स्पोर का, तो इस दौरान कुछ गैसेस रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं बायोगैस, और उसमें मेनली मीथेन, CO2 और H2S होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। उसमें मेनली मीथेन, CO2 और H2S रिलीज होता है, और ये गैसेस बायोगैस तब रिलीज होता है जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दूसरे टैंक में एनारोबिक स्लज डाइस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन चल रहा है। अब मुझे बताओ कि इसका बीओडी कम या बहुत कम? बहुत कम। मतलब अब पानी बढ़िया लगभग हो चुका है, मतलब पानी एटलीस्ट इतना तो हो चुका है कि उसमें आप नहा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन इस पानी को अभी पीने के लायक नहीं बनाया गया है। नाले का पानी को पिलाया जाए अभी ये बोल के कि देखो ये पानी हम साफ किए हैं 2 स्टेज में, अब आप इसको पी लो, नगर निगम इस पानी को दे दे, लोग कहेगा नाले का पानी हमें पिला रहा है। तो एक काम करते हैं, लोग ऐसा नहीं मानेंगे, लोग कहेंगे कि नाले का पानी हम क्यों पिए, तो नाले का पानी आके साफ हुआ इधर। अब आप उस पानी को छोड़ दो किसमें, नदी में, 10 किलोमीटर तक फ्लो होने दो उसको नदी में। अभी तक तो क्या हो रहा था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहां लोगों को पता है कि नाले का पानी साफ किया जाता है, ठीक है, शहरों का कचरा साफ किया जाता है वहां पानी, वाटर पोल्यूशन को, वो पानी लोगों को पिलाओगे तो भड़क जाएंगे लोग, उसको नदी में छोड़ दो, और 10 किलोमीटर के बाद कोई नदी के किसी दूसरे किनारे पर कहीं पे दूसरा प्लांट बनाओ और वहां लगाओ ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफायर टैंक।
एक अलग नाम दे दो, ठीक है। और वहां पर ये वाला जो पानी आपने सेकेंडरी टैंक से छोड़ा है, जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से छोड़ा, यही पानी बह के जा रहा है उधर, और वहां आपने एक नया टैंक तैयार किया और उसमें आपने क्या ऐड किया, नदी का पानी में उसमें आपने क्या ऐड किया, यूवी रेडिएशन, ओजोन, परक्लोरेट या क्लोराइड, क्लोरीन। अब ये सब क्या करता है, और जो भी ऐसे माइक्रोब्स थे उसमें जो हमें दिख नहीं रहे थे, जो डिकम्पोज नहीं हो पाए, उसको भी मार देगा। अब वो पानी लिटरली पीने लायक है और वो पानी आपके घरों में सप्लाई हो रहा है नगर निगम के द्वारा, और वो एक्चुअली वो कचरा वाला पानी को ही साफ करके सही किया गया। तो उससे बढ़िया तो ये था कि आपको पहले पानी में कचरा मिलाया नहीं था। लेकिन हाँ, चिंता की बात नहीं है, पानी साफ है, चिंता की कोई बात नहीं है, उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया, ये आपके चिंता का विषय नहीं है। हाँ, आप थोड़ा भड़क जाते अगर वही वाला पानी आपको पिला देते तो अब तक पानी बिल्कुल साफ है। हाँ, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आपके घर में जब ये पानी पहुंचा, बीओडी बिल्कुल कम है, तो आप अपने घर में आरओ लगा लो अलग से और उसमें फिर इस पानी को डालो, दोबारा यही सब चीज आरओ में होगा तो पानी और फ्रेश हो जाएगा, तब आप उसको पियो। दिस इज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, प्रोसेस सिंपल है। अब आप देखो जो टर्सरी ट्रीटमेंट था, टर्सरी ट्रीटमेंट, इसमें फिजिक्स भी यूज हुआ, यूवी रेडिएशन, ओजोन, केमिस्ट्री भी यूज हुआ, क्लोरीन वाटर, क्लोरीन ऐड किया, केमिस्ट्री यूज हुआ। यानी कि तीसरा टर्सरी स्टेप जो था, टर्सरी ट्रीटमेंट, वो फिजिको केमिकल प्रोसेस था। जबकि सेकेंड में आप देख लो पूरी तरीके से बायोलॉजिकल था, पहले एरोबिक बैक्टीरिया तब एनारोबिक बैक्टीरिया, और अब प्राइमरी ट्रीटमेंट को देखो पूरी तरीके से फिजिकल था, पहले फिल्ट्रेशन तब सेडिमेंटेशन। दिस इज ऑल अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्लज और प्यूरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर। आप यहाँ देख लो, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी फिजिकल, सेकेंडरी बायोलॉजिकल, टर्सरी फिजिको केमिकल। यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। यहाँ पहले एरोबिक एरिएशन टैंक को यूज करते हैं या उसी को ऑक्सीडेशन पॉन्ड कहते हैं, क्यों O2 को यूज करके ब्रेक किया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। दूसरा होता है यूज ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मैंने समझा दिया उसमें क्या होता है, उसी में बायोगैस भी रिलीज होता है। मेनली कौन होता है उसमें, मीथेन होता है, CO2 होता है, H2S होता है। फिर जाके थर्ड स्टेप में आप यूवी, ओजोन, परक्लोरेट, क्लोरीन सब यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइनली आपका वाटर प्यूरिफाई हो चुका है। चलिए बताइए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ सृष्टि, रिभा, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। चलिए तो ये डायग्राम आप देख लेना और यहाँ तक का थ्योरी पढ़ लेना। नाउ अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाटर प्यूरिफाई हो चुका है या वाटर गंदा है, आप कैसे पता करते हो, तो सुन लो, कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको याद रखना है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर इंडिकेटेड है, एक नाम मैंने कल भी लिया था, कोई बताएगा क्या, डेफनिया, कल ही बोला था, क्रस्टेशिया का मेंबर है। इसी तरह ट्राउट फिश, इसी तरह से लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ये जितने भी हैं ये केवल और केवल फ्रेश वाटर में ही ग्रो कर सकते हैं। अगर पानी में ये है, पानी में इसकी मात्रा ज्यादा है, पानी फ्रेश है, कह रहे हैं इसको पीने से कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, उनका नुकसान है, उसका आबादी घटेगा। बाकी आप चाहते हैं उसको किल करना है तो किल भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये पानी में है, मतलब बीओडी काफी कम है और डिजोर्डेक्शन काफी ज्यादा है, क्योंकि ग्रो ही करते हैं फ्रेश वाटर में, तो वह फ्रेश वाटर को पहचानने का तरीका, इंडिकेटर, 3 एग्जांपल याद रखना है, डेफनिया, स्टोन फ्लाई का लार्वा और ट्रॉट फिश। अब आते हैं पोल्यूटेड वाटर। ऐसे ये टीवी फ्लैक्स एक प्रकार का एनिलिडा है, ये एनिलिड्स का मेंबर है। ऐसे ही है कैरोनोमस लार्वा, कैरोनोमस का लार्वा। ऐसे ही इकोलाई, ऐसे कई सारे फंगस होते हैं जो कचरा में ग्रो करते हैं। ऐसे कुछ कीड़े होते हैं, स्लज वॉर्म्स, ब्लड वॉर्म्स, ये जितने ये सब पोल्यूटेड वाटर का इंडिकेटर है। फिर से बोलो कौन कौन, टीवी फैक्स, चिरोनोमस लार्वा, ई कोलाई, सीवेज वॉर्म्स एंड स्लज वॉर्म्स, सॉरी सीवेज फंगस, स्लज वॉर्म्स एंड ब्लड वॉर्म्स। यानी कि 2 को तो कीड़ा वॉर्म्स, एक टीवी फैक्स, एक चिरोनोमस लार्वा, एक ई कोलाई और एक सीवेज फंगस। These all are indicator of polluted water। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि वाटर आपका साफ हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आपने नदियों में पानी छोड़ा, तो मुझे बताओ उसमें कौन ग्रो कर रहा होगा, जल्दी बोलो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो नाली में नदी में पानी छोड़ा, उसमें कौन ग्रो कर रहा होगा इस समय से, ट्रीटमेंट सर, फ्रेश वाटर ये
नाम ट्रॉट बोलो, फिश नाम। और ये ट्रॉट फिश और लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। हाँ, ट्रॉट फिश, लार्वा, पिस्टन फ्लाई और डेफनिया। हाँ, बाकी लोग सो रहे हैं ना, गुड नाइट। और जो नाले का पानी आया था प्राइमरी टैंक में, उसमें कौन ग्रो कर रहा था? इकोलाई, सीवेज फंगस। हाँ, उसमें टू बी फैक्ट्स, worm। सीरोनोमस लार्वा, ई कोलाई, सीवेज फंगस, सीवेज बॉर्न, ब्लड वर्म, ये सब भरे पड़े थे उसमें। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि पानी पोल्यूटेड है या पानी फ्रेश है। दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में भी कि एयर पोल्यूशन को, गैसेस एयर पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, नॉर्म्स, कानून बनाए गए हैं। उस कानून के बारे में समझेंगे। जितने भी प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं जो नीट में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं और एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उन सभी प्रोटोकॉल्स को समझना जरूरी है, ना केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में आएगा। एग्जाम में तो खरा आएगा ही आएगा। हमें आपको इस पर्यावरण में रहना है और नियर बाय फ्यूचर में बहुत खतरा है इस पर्यावरण को, इसलिए पढ़ना है। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पर्यावरण को बचाने के लिए पढ़ना है। जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, डॉक्टर नीट बन के निकाल के कबाड़ क्या लोगे भाई, 10 साल बाद तो मरना ही है। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पर्यावरण को बचाने के लिए पढ़ना है। कल उन सारे कानूनों को हम समझेंगे और बाकायदा लाइफ में उस कानूनों को सही तरीके से फॉलो करेंगे और सरकार को इस कानून को पूरा कराने में, इस कानून को फॉलो कराने में मदद करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, तो इस कानून को समझना जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप एनसीईआरटी में इतना पढ़ लो अभी, और केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी मत पढ़ना अभी, बस बायोलॉजी वाली आज तक। तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 276 से पेज नंबर 277 तक, यहाँ पे 4th पैराग्राफ से यहाँ पर हेडिंग नंबर 16.2.2 के ऊपर तक फिर इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर, बता रहा हूं, एक चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी में ही है। माइक्रोब्स इन वेलफेयर 179 पे। हाँ, तो इसमें आप, बता रहा हूं कहां पढ़ना है, ये रहा पेज नंबर 183 पे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। तो कहां से कहां पढ़ना है वो मैं आपको भी बता दे रहा हूं। ये रहा पेज नंबर 183 से पेज नंबर 185 तक, यहां पर पढ़ना है आपको हेडिंग नंबर 10.3 से, और यहां पे पढ़ना है हेडिंग नंबर 10.4 के ऊपर तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, किसी को कोई डाउट है? कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आज क्लास ज्यादा खींच दिए, इसलिए खींच दिए क्योंकि कल इवनिंग वाला भी तो क्लास नहीं लिए थे। चलो, कल से नहीं खींचेंगे, कल से सुबह वाला 1 घंटा का ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।